नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। अतिथि शिक्षकों की हड़ताल खत्म, सरकार से मिले आश्वासन के बाद लिया फैसला, मांगे पूरी नहीं होने पर फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी। 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने आखिरकार अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अतिथि शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी कि अगर 5 सितंबर 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो एक बार फिर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। दुर्ग में प्रेस वार्ता कर अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। शिक्षकों ने कहा कि वे आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2016 से मिल रहा मानदेय आज भी महंगाई के दौर में उनके लिए बेहद कम है। उनका कहना है कि कई शिक्षक 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर और नक्सल प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। अतिथि शिक्षकों का दावा है कि उनके प्रयासों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। नियमित शिक्षकों को करीब 1 लाख रुपए और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों को 38,000 रुपए तक मिलते हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों को महज 20,000 रुपए दिए जाते हैं। शिक्षकों ने मातृत्व अवकाश, सामान्य छुट्टियों और पूरे 12 महीने के वेतन की मांग उठाई है। दिल्ली आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में छत्तीसगढ़ का बेटा, 7 दिन भूख हड़ताल, लाठी खाई, फिर भी नहीं डगे इनेश साहू के कदम। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम चंदन बिरही का एक युवक इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे शिक्षा व्यवस्था और छात्र हित से जुड़े आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के कारण चर्चा में है। 26 वर्षीय इनेश साहू पिछले 7 माह से दिल्ली में रहकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हितों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनेश साहू के पिता ओम प्रकाश साहू ने बताया कि वे बीएससी मैथमेटिक्स के छात्र हैं। उनके पिता ओम प्रकाश साहू किसान हैं। रोजगार की तलाश में वे करीब 7 माह पहले दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने 4 अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट में काम किया। उन्हें प्रतिदिन 400 से 500 रुपए तक मजदूरी मिलती थी। इसी दौरान उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे जाने को लेकर देश भर में आक्रोश है और वे यहाँ पर 6 जून को सीजेपी द्वारा जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर पहले से ही नाराज इनेश ने नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी केवल 2-4 महीने की नहीं बल्कि वर्ष 2020 से लगातार बनी हुई है। उनका मानना है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से वे आंदोलन का हिस्सा बने हैं। मानसून की एक्टिविटी कम होते ही रायपुर में हल्की उमस, 27 जुलाई से फिर बनेगा सिस्टम। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में पिछले 5 से 7 दिनों तक अच्छी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोहरे के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जो बाद में लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है। इसके असर से 27 जुलाई से अगले 3 दिनों तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय होगा। इस दौरान अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यूसीसी लागू होने पर छत्तीसगढ़ देश का 5वां राज्य बनेगा। सीएम साहब बोले शीतकालीन सत्र में बिल पास कराएंगे। समिति की पहली बैठक। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक को विधानसभा से पारित कराएगी। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक हुई। इसके साथ ही यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की औपचारिकता यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। विधेयक पारित होकर कानून लागू होने पर यह देश का 5वां राज्य बन जाएगा। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर गिरी आज 51 करोड़ की वसूली के लिए 10,000 सरकारी कनेक्शन काटे गए। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बढ़ते बिजली बिल बकाये को देखते हुए बिजली कंपनी ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश भर में 10,000 से अधिक सरकारी बिजली कनेक्शनों को स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इन कनेक्शनों पर करीब 51 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। वहीं प्रदेश के 40 सरकारी विभागों पर कुल 3,432 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी होने से बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन पर लगातार दबाव बना हुआ है। बिजली कंपनी ने अब बकाया राशि वसूलने के लिए ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही तेज करने का फैसला लिया है। इसके तहत संबंधित विभागों की बकाया राशि को उनके नियमित बिजली बिलों में जोड़कर वसूला जाएगा। अधिकारियों के अनुसार भुगतान के लिए संबंधित विभागों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं होने के कारण स्थायी डिस्कनेक्शन की कार्रवाई करनी पड़ी। बेजुबान कछुओं का सौदागर गिरफ्तार। पखांजूर के बाजार में सरेआम बेचते हुए वन कर्मियों ने पकड़ा 11 जिंदा कछुए बरामद। कांकेर जिले के पखांजूर में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 जीवित कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी बाजार में कछुओं की बिक्री कर रहा था, तभी यहां पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा नहीं जाएगा संग्रहालय, परिवार ने घर में ही सहेजने का लिया फैसला। देश की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा अब राजधानी स्थित संग्रहालय में नहीं रखा जाएगा। यह अनमोल धरोहर अब उनके गनियारी स्थित कौशल्या निवास में ही सुरक्षित रहेगी। जानकारी के अनुसार संस्कृति विभाग की टीम तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा संग्रहालय में संरक्षित रखने के उद्देश्य से लेने उनके निवास पहुंची थी, लेकिन परिवार के सदस्यों ने विनम्रता के साथ इसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहने कि यह तंबूरा केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि तीजन बाई के संघर्ष, साधना और विश्व भर में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पहचान दिलाने वाली उनकी जीवन यात्रा का जीवंत प्रतीक है। सीजेपी प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ भाजयुमो ने की शिकायत। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में हुए चलो संसद के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद सोशल मीडिया पर की गई कथित और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद गहरा गया है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में जीशान सिद्दीकी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस पदाधिकारी सुरेंद्र वर्मा और संजय बघेल के खिलाफ रायपुर और बलौदाबाजार के अलग अलग थानों में शिकायत की गई है। साथ ही दोनों नेताओं के खिलाफ IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। जमीन अधिग्रहण का विरोध, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। सूरजपुर में डीएसपी समेत 24 पुलिसकर्मी घायल, आरोपियों को पकड़ने गई थी टीम। सूरजपुर जिले में SECL की भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद बीते दिन हिंसक हो गया। कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस घटना में डीएसपी राजेश जोशी सहित 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के सिर और शरीर में चोटें आई है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। घटना प्रतापपुर थाने क्षेत्र की है। जेल में ही सजा शादी का मंडप, जिस युवक को परिजनों ने भेजा था सलाखों के पीछे, अब उसी से युवती ने रचाया विवाह। बस्तर जिले के जगदलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय जेल में सजा काट रहे एक कैदी दूल्हा बन गया। जिस युवती के परिजनों ने उसे 376 के मामलों में अंदर करवाया था, अब उसी से शादी की। जानकारी के अनुसार राजूर गांव निवासी सुरेश सेठिया और मनबती कश्यप एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि दोनों के अलग अलग जातियों से होने के कारण युवती के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। विरोध इस हद तक बढ़ गया कि लड़की के घर वालों ने सुरेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। युवक के जेल जाने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अपने प्यार को सलाखों के पीछे देख युवती चुप नहीं बैठी और उसने खुद अदालत का रुख अपनाया। उसने कोर्ट को बताया कि दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। युवती की बात सुनने के बाद अदालत ने पुलिस और जेल प्रशासन दोनों को शादी कराने के निर्देश दिए। तालाब में मगरमच्छ की AI से तैयार की फोटो वायरल कर लोगों में फैलाया डर। वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची तो खुली पोल। इंटरनेट मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई मगरमच्छ की फर्जी तस्वीर वायरल कर लोगों में भय फैलाना एक युवक को महंगा पड़ गया। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम केवसपुर तालाब में मगरमच्छ होने की अफवाह फैलाने के मामले में वन विभाग ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपित युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विकास कार्यों का जायजा लेने सड़कों पर उतरे वित्त मंत्री। गोवर्धनपुर पुल निर्माण जल्द होगा शुरू। रायगढ़ में विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्त मंत्री OP चौधरी ने शहर की विभिन्न सड़कों और निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस, दिमरापुर क्षेत्र सहित 4 लेन से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने शहर के महत्वपूर्ण गोवर्धनपुर पुल परियोजना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुल निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और कार्य को जल्द शुरू कर गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवर्धनपुर पुल शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना है। सिविल सर्जन 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। शक्ति जिला अस्पताल में पे डेटा भेजने के एवज में मांगी थी रकम। ACB ने किया ट्रैप। शक्ति जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी के वेतन संबंधी पे डेटा सीमेचो कार्यालय भेजने के बदले रिश्वत की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है।
गजब का विकास उद्घाटन से पहले रायपुर विशाखापट्टनम एनएच पर दरारें, एनएचएआई के कार्यशैली पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। करीब 20,000 करोड़ के रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। उद्घाटन से पहले ही सड़कों पर लंबी दरारें आने लगी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए एनएचएआई की कार्यशैली पर सवाल उठाया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि फीता काटने से पहले सड़क फट गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विकास का ऐसा नमूना शायद पहली बार देखा होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रायपुर विशाखापट्टनम की राष्ट्रीय राजमार्ग ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क उद्घाटन से पहले ही जवाब दे गई, फीता कटने से पहले सड़क फट गई, गजब का विकास है। स्कूलों में आरटीई की 40% सीटें खाली, 10 से 14 अगस्त तक फिर से निकाली जाएगी लॉटरी, 25 अगस्त तक लेना होगा एडमिशन। आरटीई दाखिले संबंधित नियमों में बदलाव के बाद प्रदेश में सीटों की संख्या 50% से भी कम हो गई थी। इसके बाद विभाग को उम्मीद थी कि कम सीट होने के कारण ये पहले चरण में ही भर जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने के कारण शिक्षा विभाग को तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। शेष सीटों को भरने के लिए 22 जुलाई से पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त तक आरटीई सीटों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात 10 से 14 अगस्त तक लॉटरी निकाली जाएगी। जिन बच्चों के नाम सूची में होंगे उन्हें 25 अगस्त तक प्रवेश लेना होगा। युवाओं के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय की मांग पर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से स्वीकार शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल यहां पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और परीक्षा शुल्क का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा। भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को सुविधा मिल सके। राज्य सरकार की व्यवस्था अनुसार छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी जो परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यह राशि उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी जिससे आवेदन के समय शुल्क जमा किया गया होगा। दुर्ग में अवैध खाद और कीटनाशक कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, कृषि विभाग ने 2 एफआईआर दर्ज की, बिना लाइसेंस निर्माण व अधिक वसूली का आरोप। दुर्ग जिले में अवैध उर्वरक और कीटनाशक कारोबार के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई है। एक मामले में बिना वैध लाइसेंस जैव उत्प्रेरक और कीटनाशकों के निर्माण व भंडारण का खुलासा हुआ, जबकि दूसरे मामले में किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गई है। सरकारी राशन में 40 लाख की हेराफेरी, राशन दुकान से 1007 क्विंटल चावल गायब, संचालक गिरफ्तार। जिले के भिलाई नगर पुलिस ने खाद्य विभाग की शिकायत पर सेक्टर 7 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक धनंजय सिंह राजपूत और विक्रेता नमिता सिंह के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल में कथित गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने करीब यहां पर 1007 क्विंटल चावल का गबन किया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने दुकान संचालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि विक्रेता की तलाश जारी है। सड़क सुरक्षा की नई पहल, प्रमुख मार्गों पर लगाए जा रहे गति सीमा के संकेतक बोर्ड नियम तोड़ने पर होगी ऑनलाइन कार्रवाई। बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों और आंतरिक क्षेत्रों में गति सीमा के संकेत बोर्ड लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि तय गति सीमा से अधिक वाहन चलाने पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। सुकमा में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। सुकमा में कांग्रेस ने जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में जिले भर से पहुंचे आदिवासियों ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार बड़े नक्सलियों का स्वागत कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर रही है, जबकि वर्षों से जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की सुध नहीं ले रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रायगढ़ में घर बैठे मिलेंगे मुफ्त पौधे, होगी होम डिलीवरी, वन विभाग की पहल, वित्त मंत्री ने अभियान को दिखाई हरी झंडी। रायगढ़ में अब लोगों को इस बारिश निःशुल्क पौधे मिलेंगे, जिसमें फलदार और छायादार दोनों ही प्रजाति के पौधे होंगे, जिसके लिए एक पेड़ माह के नाम के अंतर्गत वन विभाग ने नई पहल शुरू की है। बाकायदा इसके लिए मोबाइल नंबर व टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों को आसानी से यहाँ पर पौधे मिल सके। रायगढ़ में हरियाली फैलाने के लिए वन विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है।
खदान विस्तार से खतरे में नरई-बोथ के ग्रामीण पुनर्वास में देरी पर पार्षद ने डिप्टी सीएम को सौंपा ज्ञापन। कोरबा के एसईसीएल के गिवरा खदान के विस्तार से ग्राम नरई-बोथ के ग्रामीणों की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है खदान गांव से 50 मीटर से भी कम दूरी तक पहुंच चुकी है। रोजाना होने वाली भारी ब्लास्टिंग से मकानों की दीवारों और छतों में दरारें पड़ रही है, जबकि कई घरों की छतों पर बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसके बावजूद पुनर्वास कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामला, कोर्ट ने विकास गर्ग को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को ईडी ने 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड के बाद PMLA के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विकास गर्ग ने 10 दिन की पूछताछ में ईडी के सामने कई बड़े राज खोले हैं। बताया जा रहा है कि विकास गर्ग का महादेव ऑनलाइन सट्टा के संचालक सौरभ चंद्राकर से घनिष्ठ संबंध होने के सबूत मिले हैं। इतने नहीं, सौरभ चंद्राकर रवि उपल समेत दोनों की पत्नियों के बैंक खातों में पैसे जमा करवाने और महादेव ऑनलाइन सट्टे की काली रकम को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं अब पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासों के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पति ने मांगा तलाक तो पत्नी ने की 2 करोड़ की डिमांड। हाईकोर्ट बोला मानसिक क्रूरता, ऐसी मांग से रिश्ता बचना मुश्किल, महिला की अपील खारिज। शादी के करीब 2 साल बाद पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। तलाक के मामले में मध्यस्थता के दौरान पत्नी ने स्थायी भरण पोषण के लिए पति से 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस अत्यधिक मांग को पति के प्रति यहाँ पर मानसिक क्रूरता माना। साथ ही यहाँ पर पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें महिला के लिए 10 लाख रुपए का स्थायी भरण पोषण तय किया गया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जब अत्यधिक और असामान्य आर्थिक मांग के कारण मध्यस्थता विफल हो जाती तो इसका स्पष्ट मतलब है कि रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी संभव नहीं है। ऐसे हालात में शादी को जबरन बनाए रखने का दबाव बनाना पति पर मानसिक क्रूरता के समान है। जेल की दीवारों के भीतर मौत का रहस्य, 375 बंदियों की गई जान, 62 मामलों की अधूरी जांच, व्यवस्था पर उठे सवाल। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर होने वाली मौतें अब सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि गंभीर सवालों का विषय बन गई है। पिछले वर्षों में 375 बंदियों की मौत दर्ज की गई है। हर मौत पर न्यायिक या मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अब तक 62 मामलों की जांच रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है। दूसरी ओर वर्ष 2024 से जून 2026 तक रायपुर सेंट्रल जेल में सबसे अधिक 81 बंदियों की मौत दर्ज की गई है। इन आंकड़ों ने जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों के अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इन मौतों के पीछे क्या कारण है और जांच में हो रही देरी किस ओर इशारा करती है, यह सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है।